नमस्कार। आज हम नेपाल की हालिया राजनीतिक उथल-पुथल पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। खास तौर पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के आसपास जो घटनाएं हुई उन पर। हमारे पास कई स्रोतों से मिली जानकारी है, कुछ लेख हैं, कुछ रिपोर्ट्स, और इनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। हाँ, मतलब हमारा मकसद है कि इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ें, देखें कि क्या तस्वीर बनती है, कौन सी बातें अहम थीं और क्यों ये सब हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पूरे मामले की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2025 से। लगभग 8 सितंबर के आसपास की बात है। एक फैसला आया जिसने, कह सकते हैं कि माहौल में गर्मी ला दी। सरकार ने अचानक कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब। और यहीं से मुझे लगता है विरोध का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, ये जो पाबंदी थी, ये ऊपरी तौर पर तो एक तात्कालिक वजह नजर आती है, जैसे एकदम से चिंगारी भड़का दियो। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि बारूद पहले से जमा हो रहा था। मतलब नेपाल के युवाओं में खासकर कई मुद्दों को लेकर जबरदस्त गुस्सा था, निराशा थी। अच्छा, किस तरह के मुद्दे? देखिए, भ्रष्टाचार की बातें तो आम थी ही, फिर वो भाई भतीजावाद, जिसे लेकर नेपो किड्स जैसा शब्द चल रहा था। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब नेताओं या असरदार लोगों के बच्चे। बिल्कुल, जिन्हें लगता था कि बिना काबिलियत के मौके मिल रहे हैं। इसने युवाओं में खास नाराजगी पैदा की थी। उन्हें लग रहा था कि उनके हक मारे जा रहे हैं। समझ सकती हूँ। ये एहसास तो कहीं भी युवाओं को गुस्सा दिलाएगा। जी, और इसके साथ ही देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही थी, रोजगार के मौके कम हो रहे थे। युवा पीढ़ी को लग रहा था कि भाई हमारा भविष्य क्या है, अंधेरा दिख रहा था। ऐसे में जब सोशल मीडिया पर बैन लगा तो इसे सिर्फ एक सरकारी नीति की तरह नहीं देखा गया। हाँ, ये तो उनकी आवाज बंद करने जैसा लगा होगा। बिल्कुल, इसे अपनी बात कहने की आजादी पर, अपनी भड़ास निकालने के एक जरिए पर सीधा हमला माना गया। और वो जो पहले से गुस्सा भरा हुआ था ना, उसका बांध जैसे टूट गया। और ये गुस्सा सिर्फ मतलब ऑनलाइन कमेंट्स या पोस्ट तक नहीं रहा, हाँ सड़कों पर भी दिखा। हाँ, विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर आए, लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, दुर्भाग्य से ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रह पाए। हिंसा की खबरें आने लगी। ओह, दुखद रूप से स्थिति तेजी से बिगड़ी। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं और शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि इन झड़पों में कम से कम 19 लोगों की जान चली गई। 19 मौतें, ये तो बहुत गंभीर बात हाँ है। जी हाँ, और जब प्रदर्शनों में मौतें होने लगती हैं तो मामला सिर्फ नीतिगत विरोध का नहीं रह जाता, ये एक मानवीय त्रासदी बन जाता है और सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दबाव वो कई गुना बढ़ जाता है। इन मौतों ने जैसे आग में घी का काम किया। 19 मौतें, ये आंकड़ा वाकई बड़ा है। और इसने निश्चित तौर पर माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया होगा। हमारे पास जो जानकारी है उससे ये भी पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भी शायद बेकाबू हो रहा था। उन्होंने सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। हाँ, और सिर्फ इमारतें ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास और सत्ता या अभिजात से जुड़े माने जाने वाले दूसरे प्रतीकों पर भी हमले हुए। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास पर भी? जी, ये एक खतरनाक संकेत था। ये दिखा रहा था कि गुस्सा सिर्फ नीतियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था और सत्ता की केंद्र के खिलाफ जा रहा है। काठमांडू और दूसरे शहरों में एक डर और असुरक्षा का माहौल बन गया था। लोगों को लगने लगा था कि भाई ये हालात हाथ से निकल रहे हैं। जाहिर है, जब ऐसी स्थिति बनती है जहां प्रधानमंत्री आवास तक सुरक्षित ना लगे, तो सरकार के अंदर भी खलबली मचनी लाजमी है। क्या सत्ता के गलियारों में भी इसका असर दिख रहा था? जरूर दिख रहा था। अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं था। दबाव बढ़ता देख कुछ मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया? जी, और जब सरकार के अपने ही सदस्य किनारा करने लगे तो ये बाहर के लोगों के लिए भी एक बड़ा संकेत होता है कि भाई जहाज में कहीं ना कहीं सुराख हो गया है। ये सरकार के कमजोर होने का प्रतीक था। और सिर्फ मंत्रियों के इस्तीफे ही नहीं, एक और अहम बात सुनने में आई, हालांकि शायद इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि सेना प्रमुख ने भी प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देने की सलाह दी थी। जी हाँ, ऐसी अपुष्ट खबरें, मतलब अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स, वो भी चल रही थी। इन खबरों में कहा गया कि सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री ओली से मिलकर कहा कि भाई स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है और शायद नेतृत्व परिवर्तन ही इस संकट से निकलने का रास्ता है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये तो ओली के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, सेना नेपाल में एक बहुत शक्तिशाली संस्था है। उसका विश्वास खो देना या उसकी तरफ से ऐसी सलाह आना, ये दिखाता है कि ओली राजनीतिक तौर पर कितने अलग थलग पड़ चुके थे।
पहले अपनी पार्टी और सरकार के भीतर समर्थन कम होना और फिर सेना जैसी संस्था का भी दूरी बना लेना, एक किसी भी शासक के लिए सत्ता में बने रहना लगभग नामुमकिन बना देता है। ये पूरी तस्वीर वाकई चौंकाने वाली है। कैसे एक सोशल मीडिया बैन, जो शायद सरकार ने सोचा होगा कि नियंत्रण के लिए है, वो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल ले आया कि प्रधानमंत्री को इस्तीफे के बारे में सोचना पड़ा। ये दिखाता है कि सतह के नीचे कितना असंतोष उबल रहा था। सही कहा आपने। कई बार चिंगारी छोटी सी लगती है, लेकिन अगर नीचे क्या कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ बहुत ज्यादा जमा हो तो धमाका बड़ा होता है। यहाँ सोशल मीडिया बैन वो चिंगारी थी, लेकिन असली विस्फोटक सामग्री तो सालों से जमा हो रही थी। वो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवसरों की कमी, युवाओं की निराशा। बैन ने बस उसे भड़काने का काम किया। ये दिखाता है कि जनता की नब्ज समझने में शायद कहीं ना कहीं चूक हुई। और आखिरकार इस चौतरफा दबाव के बीच प्रधानमंत्री ओली ने वो कदम उठाया जिसकी अटकलें लगाई जा रही थीं। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। उनके इस्तीफे के पत्र में लिखी बातें भी काफी गौर करने लायक हैं। उन्होंने असाधारण परिस्थितियों का जिक्र किया। हाँ, उनका ये कहना कि असाधारण परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और उनका पद छोड़ना संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था बहाल करने में सहायक होगा, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये एक तरह से इस बात को मानना था कि हाँ, हालात उनके काबू से बाहर हो चुके हैं और व्यवस्था को बचाने के लिए उनका हटना जरूरी हो गया है। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी थी कि देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से ये मानना पड़ा। इसी उथल-पुथल भरे माहौल में एक और खबर हवा में तैर रही थी, जिसने चिंता और अनिश्चितता को और बढ़ाया होगा। ये अटकलें थीं कि प्रधानमंत्री ओली अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नेपाल छोड़कर कहीं बाहर जा सकते हैं, शायद दुबई। हाँ, ये अटकलें उस समय के माहौल को देखते हुए समझी जा सकती हैं। जैसा हमने पहले बात की, प्रदर्शनकारी सिर्फ नारे नहीं लगा रहे थे, वो प्रधानमंत्री आवास और मंत्रियों के घरों तक पहुंच रहे थे, हमले कर रहे थे। जी। जब विरोध इस स्तर पर पहुंच जाए तो व्यक्तिगत सुरक्षा एक वास्तविक चिंता बन जाती है। शासक को लगने लगता है कि भई अब सिर्फ मेरी कुर्सी ही नहीं, मेरी जान भी खतरे में है। देश छोड़ने की अफवाहें भले ही बाद में सच साबित हुई या नहीं, उस डर और अनिश्चितता को दर्शाती हैं जो सत्ता के उच्चतम स्तर पर महसूस की जा रही थी। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी भयावह हो चुकी थी। तो अब अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें, सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ विरोध, फिर हिंसा और मौतें, राजनीतिक इस्तीफे, सेना की वो कथित सलाह और फिर प्रधानमंत्री का इस्तीफा और देश छोड़ने की अटकलें, तो ओली के सत्ता से बाहर होने के पीछे मुख्य वजहें क्या नजर आती हैं? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर क्या मुख्य कारक उभर कर आते हैं? मिल विचार में इन स्रोतों के आधार पर ओली के पतन की कहानी कई धागों से बुनी हुई है। पहला और शायद सबसे बुनियादी धागा था जनता का विश्वास खो देना। हाँ। और खास तौर पर युवा पीढ़ी का। जैसा हमने शुरू में ही कहा, भ्रष्टाचार, नेपो किड्स वाला मुद्दा, नौकरियों की कमी, ये सब पहले से था। सोशल मीडिया बैन ने इस आग को भड़का दिया। क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, उनकी डिजिटल दुनिया पर हमला था। आज की पीढ़ी जो सोशल मीडिया को अपनी आवाज मानती है, इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस युवा शक्ति का विरोध सरकार के खिलाफ एक लहर बन गया, जिसे संभालना मुश्किल हो गया। हाँ, युवाओं का ये जुड़ाव सोशल मीडिया से बहुत गहरा है, ये बात तो है। लेकिन क्या सिर्फ युवाओं का गुस्सा ही काफी था? वो जो विरोध प्रदर्शनों में हिंसा हुई, मौतें हुई, उसका क्या असर रहा? वो दूसरा बहुत अहम कारक था। देखिए, जब राज्य की अपनी सुरक्षा एजेंसियों के हाथों अपने ही नागरिकों की मौत होती है, तो ये सरकार की साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा होता है। सही बात है। 19 लोगों की मौत की खबर ने सिर्फ प्रदर्शनकारियों को ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी झकझोर दिया। इसने उन लोगों को भी सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया जो शायद पहले चुप थे या दुविधा में थे। राज्य द्वारा बल प्रयोग, खासकर जब वो घातक हो जाए, तो अक्सर सरकार के खिलाफ जनमत को मजबूत कर देता है। ये एक ऐसी कह सकते हैं नैतिक सीमा लांघने जैसा होता है, जिसके बाद सरकार के लिए अपनी वैधता बनाए रहना मुश्किल हो जाता है। और राजनीतिक मोर्चे पे जो हो रहा था, मंत्रियों का इस्तीफा, सेना की कथित भूमिका, उसने ओली को कितना कमजोर किया? ये तीसरा महत्वपूर्ण पहलू था, वो राजनीतिक अलगाव। शासन चलाने के लिए आपको अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का और महत्वपूर्ण संस्थाओं का समर्थन चाहिए होता है। बिल्कुल। जब आपके मंत्री ही आपका साथ छोड़ने लगें
तो ये साफ संकेत होता है कि भाई नेतृत्व पर विश्वास खत्म हो रहा है। और फिर सेना जैसी संस्था का दूरी बनाना या इस्तीफे की सलाह देना, अगर वो खबरें सही थी, ये दिखाता है कि ओली सत्ता के गलियारों में बिल्कुल अकेले पड़ते जा रहे थे। उनका प्रभाव, उनका नियंत्रण तेजी से घट रहा था। बिना राजनीतिक समर्थन के कोई भी शासक ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और इन सबके ऊपर वो व्यक्तिगत सुरक्षा का डर, क्या ये भी एक निर्णायक कारक बना? मतलब क्या ये भी एक वजह रही उनके इस्तीफे की? निश्चित तौर पर ये चौथा कारक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब प्रदर्शन इतने उग्र हो जाएं कि प्रधानमंत्री आवास पर हमले होने लगें, तो खतरा सिर्फ राजनीतिक नहीं रह जाता, ये व्यक्तिगत बन जाता है। देश छोड़ने की अफवाहें इसी डर का सबूत है। जब किसी नेता को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगे, तो उसके लिए प्रभावी ढंग से शासन चलाना या मुश्किल फैसले लेना बहुत कठिन हो जाता है। ये दिखाता है कि राज्य का नियंत्रण कितना कमजोर पड़ गया था और अराजकता की स्थिति कितनी बढ़ गई थी। तो हाँ, ये चारों कारक, जनता का गुस्सा, खासकर युवाओं का, राज्य हिंसा और मौतें, राजनीतिक अलगाव और व्यक्तिगत सुरक्षा का डर, इन सब ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया जिससे ओली के लिए निकलना नामुमकिन हो गया। उनका इस्तीफा एक तरह से इन परिस्थितियों का तार्किक परिणाम था। ये पूरा घटनाक्रम हमें क्या सिखाता है? मतलब इसे क्या सबक मिलता है? ये दिखाता है कि आज के दौर में जहाँ सूचना इतनी तेजी से फैलती है और युवा संगठित हो सकते हैं, वहाँ सरकारें अगर जनता की नब्ज नहीं पहचान पाती या फिर अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश करती हैं, तो उसके नतीजे कितने अप्रत्याशित और विस्फोटक हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पे सोचने को मजबूर करता है, जो शायद सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सरकारों और समाजों के लिए प्रासंगिक है। क्या सवाल? सवाल ये है कि क्या इस डिजिटल युग में, जहां लोगों का, खासकर युवा पीढ़ी का, पारंपरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थानों से मोहभंग हो रहा है, वहां सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जैसी कार्रवाइयां, क्या वो वास्तव में असंतोष को दबा पाती हैं? या फिर वे उल्टा उसे और ज्यादा भड़काने का काम करती हैं, उसे एक नई दिशा दे देती हैं? क्या ये पुराने ढर्रे के नियंत्रण के तरीके हैं जो अब न सिर्फ बेअसर हो गए बल्कि खतरनाक भी साबित हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। जी हाँ, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये टकराव, ये पैटर्न हमें आगे भी कई जगहों पर देखने को मिल सकता है।